नमस्कार दोस्तों, मेरी लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत डाइवोर्स सेक्शन 13 और उससे रिलेटेड प्रोविजंस की। तलाक की जब हम बात करते हैं तो हिंदू विधि में पहले तलाक का कोई प्रावधान नहीं था। कोडिफाई करके 1955 में हिंदू विवाह के लिए तलाक का प्रावधान लाया गया और इस सेक्शन की कई जो विशेषता है वो ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू है, यानी इस अधिनियम के लागू होने के पहले के विवाहों पर और लागू होने के बाद के विवाहों पर भी ये सेक्शन लागू है। दूसरी बात जो विशेष है वो ये कि सेक्शन 13 का क्लास 1 उपधारा 1 पति और पत्नी यानी दोनों पक्षकारों के लिए तलाक के आधार का प्रावधान करता है, जो भी आधार दिए गए हैं। और इसके अलावा पत्नी को सब क्लास 2 में 4 आधार और प्रदान किए गए हैं जिनके आधार पर केवल पत्नी दावा कर सकती है तलाक का। तो सबसे पहले हम सेक्शन 13 का क्लास 1 पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि कोई विवाह इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व या पश्चात अनुष्ठित हुआ है, सोलमनाइज्ड हुआ है, तो पति और पत्नी याचिका पेश करके डिक्री के द्वारा, तलाक की डिक्री के द्वारा विवाह को भंग किया जा सकता है। तो कौन कौन से आधार हैं, चलिए उन पर चर्चा करते हैं। पहला है एडल्ट्री, यानी स्पाउस में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पक्षकार अगर अपने पति या पत्नी से भिन्न व्यक्ति से कोबिटेशन करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वहाँ पर यह तलाक का आधार माना जाएगा। और इसमें 2 क ख भी बात की गई हैं सब क्लास 1 में, जिसमें बताया गया है कि क्रूरता, एक आधार बताया गया है क्रूरता, जो पिटिशनर है उसके साथ अगर क्रूरता का व्यवहार किया गया है। और ख में बताया गया है अगर 2 साल तक अभित्यक्त रखा है, अभित्यक्त मतलब छोड़ दिया है, 2 साल की अवधि तक, कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक छोड़ दिया है। तो इस तरीके से पहला हो गया एडल्ट्री, फिर उसके साथ साथ क्रुएल्टी और डिजर्शन फॉर 2 years नॉट लेस देन, कम से कम 2 साल तक। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण आधार है तलाक का, वो है कन्वर्जन, यानी हिंदू धर्म त्याग दिया हो पक्षकार ने और दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया हो, तो ये तलाक का आधार हो जाता है। और तीसरा आधार है मानसिक तौर से चित्त विकृत, यानी अनसाउंड माइंड होना, इस तरीके से असाध रूप से इनक्योरेबली जो ठीक ना किया जा सके, जिसका इलाज ना किया जा सके, या मेंटल डिसऑर्डर से इस तरीके से पीड़ित हो कंटिन्यूसली एंड इंटरमिनेंटली, वो एक मेंटल डिसऑर्डर से इस तरीके से पीड़ित हो जो पिटिशनर है वो उसके साथ ना रह सके और ये उम्मीद ना हो कि उसके साथ वो रह सकता है, इस तरीके से वो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हो। चौथा क्लॉज जो है लिप्रोसी बताया गया है वर्ल्वेंट एंड इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लिप्रोसी, उग्र यानी बहुत बड़े स्तर पर हो गया हो, और इनक्यूरेबल हो यानी असाध्य हो, जिसका इलाज ना किया जा सके, लाइलाज जिसको कहते हैं, वो लिप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो। या 5वां क्लॉज है इसका यौन रोग से पीड़ित हो। और छठा आधार है वो है संन्यास ग्रहण कर चुका हो, यानी संसार का परित्याग कर चुका हो। 7वें में बताया गया है, इसको हम 7 साल से याद रख सकते हैं। 7 को जो इसका सब क्लास 7 है उसको 7 साल से याद सकते हैं कि किसी भी पक्षकार के बारे में 7 वर्ष से ये न सुना गया हो कि वो जीवित है या नहीं, और यदि वो जीवित होता तो उसके बारे में सुना जाता है, यानी इस बारे में नहीं सुना गया कि वो जीवित है। 8 ओमिटेड हो गया है और 9 भी, सब क्लास 9 भी ओमिटेड है।
लेकिन सब क्लॉज 9 में 1A जोड़ा गया 1964 के अधिनियम संख्या 44 की धारा 2 के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कि कुछ आधार 2 बढ़ाए गए उसमें कि विवाह का कोई भी पक्षकार जिसका विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले या बाद में, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करता है ये संशोधन भी, भूतलक्षी प्रभाव की बात करता है। तलाक की डिक्री के द्वारा विवाह विच्छेद के लिए आधार बताए गए हैं। कौन कौन से आधार हैं कि अगर न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि में कोहेबिटेशन ना हुआ हो पक्षकारों के बीच में, सहवास का पुनरारंभ ना हुआ हो, स्टार्ट ना हुआ हो, यानी अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित कर दी गई है तो उसके 1 साल या उससे अधिक, 1 साल पार कर जाए की अवधि के दौरान उनके बीच में सहवास का पुनरारंभ ना हुआ हो, रिस्टार्ट ना हुआ हो। और दूसरा जो बताया गया है कि रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स की जो डिक्री पारित हुई है, अगर पारित की गई है तो उसमें 1 वर्ष या उसकी अधिक कालावधि तक उनका रिस्टिट्यूशन ना हुआ हो कंजुअल राइट्स का, यानी न्यायालय के द्वारा कंजुगल राइट्स का रिस्टिट्यूशन की डिक्री पारित कर दी गई, लेकिन 1 साल या उससे अधिक के समय बीत जाने के बाद भी उन पक्षकारों के मध्य विवाह का रिस्टिट्यूशन नहीं हुआ, कंजुगल राइट्स का रिस्टिट्यूशन नहीं हुआ, तो ऐसे पक्षकार याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं तलाक की। अब जो क्लॉज 2 है वो पत्नी को ही अधिकार देता है। 4 स्पेशल ग्राउंड्स बताए गए हैं उसके लिए। इन ग्राउंड्स के साथ साथ जो क्लॉज 1 में ग्राउंड्स दिए गए हैं उनके साथ साथ इनको एक्स्ट्रा क्लॉज आधार दिए गए हैं। पहला दिया गया है कि अधिनियम के प्रारंभ होने के पहले अगर किसी विवाह की अवस्था में कि पति ने ऐसे इस एक्ट के लागू होने के पहले कोई विवाह कर लिया है या फिर एक्ट के प्रारंभ होने के पहले से ही उसकी कोई पत्नी जीवित है, दोनों अवस्थाओं में याचिका प्रस्तुत किए जाने के समय दूसरी पत्नी का जीवित होना आवश्यक है। यानी बाइगेमी की बात यहाँ पर की गई है कि अगर पति ने इस एक्ट के लागू होने के पहले कोई विवाह कर लिया है या लागू होने के बाद उसकी कोई पत्नी पहले से जीवित है तो वो याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। और पत्नी इस आधार पर भी तलाक की याचिका ला सकती है कि विवाह के अनुष्ठान के दिन से जो पक्षकार है, विपक्षी पक्षकार है, वो रेप, सोडोमी और बेस्टेलिटी का दोषी हुआ है, यानी इन तरीके के जो इमोरल टर्पिट्यूड हैं वो नहीं होने चाहिए। बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ हो अगर, तो वो तलाक का आधार है। और तीसरे में बताया गया है कि अगर हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के तहत या सीआरपीसी के धारा 125 के तहत किसी स्त्री को इस आधार पर मेंटेनेंस स्वीकृत हुआ है कि वो अलग रह रही है उचित कारण से, तो ऐसी डिक्री के पारित किए जाने के समय से 1 वर्ष या उससे अधिक समय तक सहवास का पुनरारंभ न हुआ हो, यानी डिक्री जो पारित की गई है मेंटेनेंस की उसके 1 साल या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद भी सहवास का प्रारंभ, कोहैबिटेशन शुरू न हुआ हो। चौथे में बताया गया है किसी स्त्री की विवाह के बारे में कि चाहे विवाह के बाद कोहैबिटेशन हुआ हो या ना हुआ हो, ये विवाह की एक आवश्यक शर्त होती है। तो इसमें ये बताया गया चाहे कोहैबिटेशन हुआ हो या चाहे ना हुआ हो, और उस स्त्री की 15 वर्ष की आयु पूरी करने के पूर्व वो विवाह किया गया हो। तो 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पहले उस स्त्री ने उस विवाह को विखंडित कर दिया, तो वहां पर
तलाक की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। स्पष्टीकरण में एक बात की गई है कि विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के आरंभ के पूर्व चाहे विवाह किया गया हो या बाद में यह खंड लागू होगा। यानी जो बाल विवाह की बात की गई है, 15 वर्ष की आयु जहाँ तक की बात की गई है, 15 वर्ष में बाल विवाह होता है। तो अगर ये 1976 के विवाह विधि संशोधन अधिनियम के पहले किया गया है या बाद में किया गया है, फिर भी ये खंड लागू रहेगा। सेक्शन 13A में विवाह विच्छेद कार्रवाइयों में रिस्पोंडेंट को अल्टरनेटिव रिलीफ ऑफ डाइवोर्स प्रोसीडिंग की बात की गई है कि वैकल्पिक अंतोष क्या दिए जा सकते हैं। मान लीजिए किसी पक्षकार ने डाइवोर्स के लिए पिटीशन दायर किया है और वहाँ पर जो पिटीशन दायर है वो धारा 13 की उपधारा 1 के खंड 2, 6 और 7 के वर्णित आधारों पर है, 2, 6 और 7 के। तो वहाँ पर न्यायालय परिस्थितियों को देखते हुए विवाह की डिक्री के बजाय जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पारित कर सकेगा। यानी अगर उसको लगता है कि अभी संभावनाएं कुछ बनी हुई हैं और आगे चल के विवाह को बचाया जा सकता है, तो तलाक की डिक्री के बजाय वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री प्रदान कर सकेगा। यहाँ पर हमें याद रखना है कि धारा 13 की उपधारा 2, 6 और 7 के आधार पर वो तलाक की याचिका आनी चाहिए। 13B में म्यूचुअल कॉन्सेंट से डाइवोर्स की बात की गई है। तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से डाइवोर्स की बात तब होती है जब दोनों पक्षकार राजी होते हैं और 1 साल या उससे अधिक समय से अलग अलग रह रहे होते हैं और इस बात की संभावना खत्म हो जाती है कि उनका साथ में रहना मुश्किल हो गया है और वो साथ नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिला न्यायालय पढ़ते हैं, यह फैमिली कोर्ट्स हैं, वहाँ पर तलाक की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है कि दोनों पक्षकार चाहते हैं, परस्पर सहमत हो गए हैं कि उनका विवाह विघटित कर देना चाहिए। उपधारा 2 में बताया गया है कि उनको 6 महीने से अर्जी पेश किए जाने की तारीख से 6 महीना से 18 महीने का समय दिया जाएगा। यानी 6 महीने का समय दिया जा सकता है, कोर्ट के ऊपर है। और अगर इस बीच अर्जी वापस नहीं ली गई है तो न्यायालय उन दोनों को सुनने के पश्चात विवाह की डिक्री पारित कर देगा, विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर देगा और उस तारीख से विवाह विच्छेद हो जाएगा और विवाह विघटित हो जाएगा। यानी 6 महीने का समय, प्रैक्टिकली फैमिली कोर्ट्स में 6 महीने का समय लेते हैं कि म्यूचुअल कॉन्सेंट से जो डाइवोर्स दायर किया जाता है उसमें दुर्लभ संधि नहीं होनी चाहिए दोनों पक्षकारों के बीच में। और सब मामलों को देखते हुए न्यायालय 6 महीने का समय देता है और अगर उन 6 महीनों में उन लोगों पक्षकारों ने अपनी याचिका वापस नहीं ली है तो उनको सुनने के पश्चात और अपना समाधान निराकरण कर लेने के पश्चात उनको जो मैरिज को वो विघटित कर सकता है, डाइवोर्स की डिक्री प्रदान कर देगा। 14 में काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बताई गई है और ये इंटरप्रिटेशन का इशू है कि विवाह के 1 वर्ष के अंदर तलाक की कोई याचिका पेश नहीं की जाएगी। बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि न्यायालय कोई याचिका ग्रहण नहीं करेगा तलाक की जब तक कि विवाह का 1 वर्ष पूरा ना हो गया हो। उसके बाद परंतुक है अपवाद बताया गया है कि न्यायालय कर सकता है, उच्च न्यायालय के बनाए गए नियमों के अधीन वो कर सकता है 1 वर्ष के पूरा होने के पहले ही वो उस याचिका को ग्रहण कर सकता है। कब? जब मामला असाधारण कष्ट भोगे जाने का हो या असाधारण दुराचारिता का हो, तब न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायालय को यदि लगता है कि ये अनुमति मिथ्या विपदेशन के आधार पर ली गई है तो न्यायालय एक काम कर सकता है कि उस डिक्री का प्रभाव 1 वर्ष के बीत जाने के बाद लागू कर सकता है
या फिर उस याचिका को खारिज कर सकता है। और सब प्लस 2 में जो 14 का उपधारा 2 है, इसमें बताया गया है कि 1 साल के बीत जाने के पहले तलाक के लिए जो याचिका पेश की जाती है, उसमें उस याचिका को ग्रहण किए जाने की इजाज़त परमिशन के पहले न्यायालय उस विवाह से जो बच्चे हैं उनके हितों और उस बात को भी कि कोई मेल मिलाप की संभावना है या नहीं है पक्षकारों के बीच में, उस बात को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट इसका टॉपिक है धारा 15 के अनुसार कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे। देखिए, जब किसी व्यक्ति का तलाक हो जाता है तो वो विधिक तौर से पति पत्नी नहीं रह जाते। अगर वो साथ में रहते भी हैं तो उनको विधिक पति पत्नी की मान्यता नहीं मिलती है। आज के कॉन्सेप्ट के सिनेरियो के हिसाब से वो लिविंग इन रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन विधिक पति पत्नी होने के लिए उनको पुनः विवाह करना पड़ेगा। और कब कर सकते हैं कि यदि अपील का अधिकार करने का नहीं है, अपील करने का अधिकार नहीं है पहली चीज तो, या फिर अपील करने का अधिकार है तो उसका समय बीत गया है या अपील खारिज कर दी गई है, यानी अंतिम तौर से निपटारा हो जाना चाहिए। या तो अपील करने का कोई अधिकार नहीं है पहली चीज तो, दूसरा यदि अपील करने का अधिकार है तो अपील करने का समय बीत गया हो, या फिर अपील अगर की गई है वो खारिज कर दी गई हो, तो विवाह के किसी भी प्रकार के लिए पुनः विवाह करना विधिपूर्ण होगा, दोबारा विवाह कर सकेंगे। सेक्शन 16 में बताया गया है उन बच्चों के बारे में जो शून्य और शून्यकर्णी विवाहों से उत्पन्न होते हैं। यही जो सेक्शन 11 और 12 में शून्य और शून्यकर्णी विवाह की बात की गई है, उसके तहत उत्पन्न बच्चों की बात की गई। तो ऐसे बच्चों की लेजिटिमेसी क्या होती है और उनका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, कोई भी विवाह अगर धारा 11 के अंतर्गत शून्य है तो ऐसे विवाह का कोई भी बच्चा अगर विवाह के विधिमान्य होने की दशा में, यानी वो सेक्शन 5 में जो कंडीशंस अप्लाई की गई हैं उनके तहत विधिमान्य विवाह होता, तो अगर वो फॉलो की गई उस समय तो वो लेजिटिमेट होता, तब उसकी लेजिटिमेसी कायम रहेगी, चाहे उसका विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, चाहे उसकी डिक्री मंजूर की गई हो या ना की गई हो, वो लेजिटिमेट रहेगा। सब क्लास 2 में 12 की बात की गई है, जहां 12 के अधीन शून्यकर्णी विवाह के संबंध में एन्युलिटी की डिक्री मंजूर की जाती है। वहां डिक्री किए जाने से पूर्व उत्पन्न कोई बच्चा या गर्भाहित कोई ऐसा बच्चा जो गर्भ में आ गया हो उससे पहले, वो धर्मज होगा, धर्मज अपत्य होगा, यानी लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। और अतृप्तता की डिक्री होते हुए भी उसका वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। उपधारा 3 में बताया गया है कि उपधारा 1 या उपधारा 2 में किसी बात का अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वो ऐसे किसी अपत्य को जो अकृत्य शून्य है और जिसे धारा 12 के अधीन डिक्री द्वारा अकृत घोषित किया गया है, एन्यूल्ड बाय ए डिक्री ऑफ न्यूलिटी अंडर सेक्शन 12, तो उसके माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में उसका कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा। यदि जिसमें कि अधिनियम पारित, अगर ये अधिनियम ना पारित किया गया होता और उसका ये नहीं माना जाएगा कि वो अपने माता पिता से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति में उसका अधिकार है, तो वो अपने
माता पिता या माता पिता का धर्मज अपत्य यानी लिजिटिमेट चाइल्ड न होने के कारण ऐसा कोई अधिकार रखने या रखने में असमर्थ होता, यानी जो उसका जैविक पिता है उसकी संपत्ति में, या जैविक माता है जैविक पिता है उसकी संपत्ति में उसका अधिकार ना होता अगर, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो अपने माता पिता का लिजिटिमेट चाइल्ड ना होने के कारण उनकी संपत्ति में अधिकार नहीं रखता। सेक्शन 17 में सेक्शन 5 की कंडीशंस के उल्लंघन के बारे में बताया गया है कि अगर ऐसा उल्लंघन होता है तो उसके लिए क्या दंड की व्यवस्था की गई है। ये पेनल लॉ के तहत ये काम करता है, सेक्शन 17 और 18, जिनके लिए इसी एक्ट में सजा की बात की गई है। लेकिन द्विविवाह के लिए दंड जो बाइगेमी है, सेक्शन 5 का फर्स्ट क्लॉज जो है वो बताता है कि अगर किसी पक्षकार का विवाह के समय कोई पति या पत्नी जीवित था तो उस पर आईपीसी की धारा 494 और 495 के उपबंध लागू होंगे। 18 में हिंदू विवाह के लिए जो अन्य शर्तें हैं, यानी 3, 4 और 5 में अगर उसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या सजा है। अगर 5 का खंड 3 का उल्लंघन करता है तो वो सादा कारावास, 15 दिन के सादा कारावास या जुर्माना जो 1000 रुपये तक का है उसका सजा का प्रावधान है। तो ख में बताया गया है खंड 4 और 5 की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन करता है तो 1 महीने का कारावास है या जुर्माना जो 1000 रुपया है, या दोनों। यानी